Welcome dear students, in transducers today we are going to discuss problem solving module on measurement of temperature. After completing this topic you will be able to explain the temperature measuring transducers and its types. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इससे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मिक्स करके आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में या तो पूछे जा चुके हैं या आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होगा ताकि इसे सॉल्व करने के बाद आपको कंप्लीट जो इसका कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी वन ऑफ देम इन डिटेल, और डिस्क्राइब द वेरियस ट्रांसड्यूसर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन ब्रीफ। ठीक है, यहां पे अगर बात किया जाए जो और में आपका क्वेश्चन है और जो पहले क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो वो सिमिलर क्वेश्चन है या फिर कहें तो उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर सिंपल आपको बताऊं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ही जो दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक पहला क्वेश्चन उसके बाद और में करके दिया गया है, दोनों का आंसर सेम है बट उसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से मैं अगर बात करूं तो यहां पे मैं आपको अलग अलग दोनों को बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ ईच। ठीक है, तो यहां पे हमें 3 टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स एक्सप्लेन करने हैं ना, पहले नाम नेमिंग करनी है उसकी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हम अपना थर्मिस्टर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके टेम्परेचर रेंज के साथ, हम इसका एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम यहां पे लिख सकते हैं आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, है ना, और यहां पे भी इसके टेम्परेचर रेंज के साथ हम यहां पे इसका एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, थर्ड अपना ट्रांसड्यूसर डिस्कस कर सकते हैं। वो आपका थर्मोकपल हो सकता है, वो आपका बायोमेटालिक स्ट्रिप हो सकता है, वो आपका थर्मोपाइल हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी आप इसे लिख सकते हैं। सपोज यहां पे मान लेते हैं हमने थर्मो कपल लिख दिया और उसके बाद इसका टेम्परेचर रेंज, देन साथ साथ हमने इसका एप्लीकेशन बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने सबसे पहले क्या बोलना है, 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ ईच। तो हमने उसके क्या करते हैं, 3 आपको ट्रांसड्यूसर बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया। अब बोल रहा है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एनी वन ऑफ देम। अब इनमें से किसी एक का वर्किंग आपको बता देना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ। अब वो आप या तो थर्मिस्टर का बता दो, या फिर थर्मोकपल का बता दो। ठीक है, या फिर आरटीडी का बता दो। जो आपने नेम बताए हैं 3 टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स के, उसी में से एक को आपको एक्सप्लेन कर देना है, वो आपका आंसर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में आप देख लो कि आपको किस में सबसे बेहतर ढंग से आप बना सकते हो, आप उसे एक्सप्लेन कर दो, वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो। दूसरा, अगर हम और वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा क्या सेम है बट उसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाएगा। यहां पे क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द वेरियस ट्रांसड्यूसर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन ब्रीफ।
ठीक है, यहां पे आपको कोई भी टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स की नेमिंग नहीं करनी है, आपको सीधा यहां पे बताना है कि कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हैं और आप उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे सकते हो। तो हम यहां पे और वाले क्वेश्चन का हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेरियस ट्रांसड्यूसर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया थर्मिस्टर के बारे में। ठीक है, थर्मिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या क्या पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो। देखो, थर्मिस्टर का अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद है तो आप कंस्ट्रक्शन बना दो। ठीक है, या फिर आप फिर क्या करो, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बता दो, कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस बता दो। अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता है, या फिर मटेरियल पता है वो आप लिख दो। ठीक है, कुछ पॉइंट इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में लिख दो। ठीक है, बट आपको पता है यहां पे वेरियस ट्रांसड्यूसर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे ये जो चीजें आप लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि बाकी ट्रांसड्यूसर्स के लिए भी आपको लिखना है, क्योंकि इसके बाद आपको आरटीडी के लिए सेम इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर आप यहां पे थर्मोकपल के लिए आपको सेम ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप पायरोमीटर के बारे में आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका बाईमेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, तो ये सारे चीजें हमने यहां पे डिस्कस करी थी, तो बस आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना है। तो ये जो आपके दो जो पार्ट हो गए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सेम पूछा गया है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपके 3 ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे सारे ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछा गया है। बस एक्सप्लेनेशन में इतने का डिफरेंस है, बाकी आपका लिखने का तरीका दोनों में ही सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, बोल रहे हैं एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर, हाउ थर्मिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, डिस्कस विद नेट डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे आपको भी पता है कि जो थर्मिस्टर है कैसे काम करता है। ठीक है, फिर हम थर्मिस्टर को कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, उसका नेट डायग्राम क्या है। जब हम पर्टिकुलरली इस पे हम डिस्कस कर रहे थे आपका लर्निंग मॉड्यूल, तो वहां पे हमने थर्मिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप उसी को रेफर करते हुए यहां पे इसका आप आंसर लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका कैसे होगा, लिखने का तरीका होगा आपका, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आप थर्मिस्टर के बारे में हमें लिखना है ना, थर्मिस्टर्स के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, उसके बाद आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए कि हाउ वन कैन यूज थर्मिस्टर फॉर टेम्परेचर में। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, क्वेश्चन का आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और ये कहां से लिखना है तो हमने लर्निंग मॉड्यूल में वो डिस्कस किया हुआ, उसको आप रेफर करो और उसको आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहां पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, सेकेंड हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन थर्मोकपल। ठीक है, यानी कि आपको थर्मोकपल पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका आपका है वैसे ही। ठीक है, क्या लिखना है इसमें, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमें एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है किस पे, थर्मोकपल पे। ठीक है,
तो देखो, मैं हर बार आपको बताता हूं, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लिखते हो, तो आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि उसके मार्क्स कितने हैं, और मार्क्स के बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो थर्मोकपल जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थर्मोकपल को मार्क्स के बेसिस पे लिखना है आपको। देख लो, अगर ज्यादा मार्क्स का है थोड़ा सा ज्यादा एलिबोरेट करेंगे, अगर कम मार्क्स का है तो एलिबोरेशन हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसमें करना कैसे, सबसे पहले हमें बनाना है इसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद हम इसका वर्किंग लिख सकते हैं। वर्किंग के बाद मैंने आपको इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं थर्मोकपल बनाने के लिए और उसके टेम्परेचर रेंज क्या होते हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने थोड़े से आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ाए हैं, ये लिख दो। साथ ही साथ आप यहां पे एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके मार्क्स कितने, अगर मार्क्स ज्यादा है तो आप इसी पैटर्न पे थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करके लिखते चले जाओगे, और अगर आपके मार्क्स कम है तो इसी पैटर्न पे थोड़ा सा कम इलेबोरेट करते हुए आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। वही आपका एकदम एकदम सुडौल तरीके से उसका आंसर हो जाएगा, जहां पे एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेकर होगा उसके पास भी मार्क्स काटने के जो ऑप्शंस होंगे वो कम हो जाएंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन देखे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखते हैं, कैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या फिर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम क्वेश्चन डिस्कस करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक कॉपर कॉन्सेंट्रेट थर्मोकपल वाज फाउंड टू हैव लीनियर कैलिब्रेशन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस विथ ईएमएफ एट मैक्सिमम टेम्परेचर अंडर ब्रैकेट रेफरेंस जंक्शन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 20.68 millivolt. ठीक है, फर्स्ट determine the correction which must be made to the indicated EMF if the cold junction temperature is 25 degrees Celsius. Second, if the indicated EMF is 8.92 millivolt in the thermocouple circuit, determine the temperature of the hot junction. ठीक है, अब अगर यहां पे हम बात करते हैं तो यहां पे क्या बोल रहा है कि एक कॉपर कॉन्सेंट्रेट थर्मोकपल है जिसका जो कैलिब्रेशन यानी कि जो स्केल है, स्केल 0 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि मिनिमम जो स्केल रेंज है वो आपका मिनिमम जो स्केल पॉइंट है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और मैक्सिमम जो स्केल पॉइंट है वो आपका 400 डिग्री सेल्सियस है। और बोल रहा है कि इसमें इस थर्मोकपल में एक जो मैक्सिमम टेम्परेचर ईएमएफ जो इंड्यूस हो सकता है आपके थर्मोकपल में एट मैक्सिमम टेम्परेचर वो है 20.68 मिलीवोल्ट, जबकि आपका रेफरेंस जंक्शन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोला, डिटरमाइन द करेक्शन विच मस्ट बी मेड टू द इंडिकेटेड ईएमएफ इफ द कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहे हैं कि चलो यहां पे आपका मैक्सिमम जो टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं थर्मोकपल को, सपोज वो अगर आपका 400 डिग्री सेल्सियस आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, जब इतने टेम्परेचर आप अपने थर्मोकपल को अप्लाई कर दे रहे हो, जो टोटल वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 20.68 मिलीवोल्ट, बट यहां पे हमने रेफरेंस जंक्शन टेम्परेचर कितना लिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। बट यहां पे बोल रहा है कि जो आपका कोल्ड जंक्शन है वो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो आपने मेजरमेंट किया है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे किया है, बट आप बोल रहे हो कि जो उसका रेफरेंस पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहीं पे हमारे पास एक डिफरेंस मिल गया ना कि 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होना चाहिए था आइडियली आपका थर्मोकपल, यानी कि उसका जो कोल्ड जंक्शन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली आप रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं और रूम टेम्परेचर अगर आपका 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस है तो आपका मेजरमेंट 25 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड होगा, यानी कि कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस एरर को हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोकपल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोकपल, सपोज मान लीजिए सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोकपल को एसटी से हम डिनोट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज कितना है,
तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे जो हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है वो 20.68 मिलता है, डिवाइडेड बाय जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है 400 डिग्री सेल्सियस है। तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी आ जाएगी, सेंसिटिविटी तो वो आ जाएगा 0.0517 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी सेंसिटिविटी हो जाए। या फिर दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, जो सेंसिटिविटी है तो हम बोलते हैं चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, तो कहां से आपका वोल्टेज 0 से 20.68 मिली वोल्ट आपका इंड्यूस कर रहा है, और जो आपका टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, जिसका वैल्यू फिर से नॉर्मली 20.68 अपॉन 400 हो जाएगा। तो वहां से आपका सेंसिटिविटी सेम यही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपने रेफरेंस लिया हुआ है, अलग चीज है कि 0 डिग्री सेल्सियस, बट जो आपका कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से जो आपका एरर इंट्रोड्यूस होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो आपका रेफरेंस जंक्शन टेम्परेचर है, सिंस द थर्मोकपल is calibrated at the reference junction temperature 0 degree Celsius and is being used at 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमें यहाँ पे जो रेफरेंस हमारा जो जंक्शन टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बट हम इसे यूज करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो देयर मस्ट बी ए correction induced EMF is required between 0 degree Celsius to 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। और वो क्या हो सकता है, तो वो यहां पे हो जाएगा, सपोज हम उस EMF को E करेक्शन के नाम से अगर बोले, दैट इज इक्वल टू सेंसिटिविटी ST इनटू जो हमारा मिनिमम वोल्टेज है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ST हमारा दिया हुआ है 0.0517 इंटू 25, कितना आएगा रिजल्ट 1.2925 मिली वोल्ट, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट का आंसर इस हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द इंडिकेटेड EMF इज 8.92 मिली वोल्ट, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा जो इंडिकेटेड EMF है वो 8.92 मिली वोल्ट इन द थर्मोकपल सर्किट, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन। तो हमें उस टेम्परेचर उस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना, हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब सेकेंड बता रहे हैं, तो अभी हमें क्या दिखाया हुआ है, इंडिकेटेड EMF between the hot and cold junction at 25 डिग्री सेल्सियस, हमें कितना दिखा हुआ है 8.92 मिली वोल्ट। ठीक है, 8.92 मिली वोल्ट हमें दिखाया हुआ है, जो कि हमारा इंडिकेटेड EMF है।
तो यहां पे हम निकाल सकते हैं डिफरेंस of temperature between hot and cold junction कितना हो जाएगा। हमें टोटल जो वोल्टेज दिया हुआ है इंडिकेटेड वो 8.92 है और हमने इसकी सेंसिटिविटी कितनी निकाली है 0.0517 ना। तो ये हमें बता देगा अपने हॉट और कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वो कितना आ रहा है 172.53 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारे हॉट एंड कोल्ड जो जंक्शन है उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो 172.53 डिग्री सेल्सियस है और हमारा जो कोल्ड जंक्शन है वो ऑलरेडी 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हॉट जंक्शन का अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ hot junction of thermocouple कितना है 172.53 प्लस 25 कितना आ जाएगा 197.53 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं भी मार्क काटने के जो पॉइंट्स है वो कम होंगे तो हमें मैक्सिमम मार्क्स ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है फॉर अ सर्टेन थर्मिस्टर बीटा इज इक्वल टू 3140 Kelvin and the resistance at 27 degrees Celsius is known to be 1050 ohm. The thermistor is used for temperature measurement and the resistance measured is as 2330 ohm. Find the measured temperature. है ना। यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो थर्मिस्टर का जो थर्मिस्टर कोएफिशिएंट है बीटा वो आपको दे दिया है 3140 केल्विन और यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है एट 27 डिग्री सेल्सियस वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 1050 है और इसे बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ करके 2330 ओम हो गया है। तो वो मेजर्ड टेम्परेचर का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो यहाँ पे जो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थर्मिस्टर जो दिया जाता है वो हमें दिया जाता है, वो जो रिलेशन है वो है R इज इक्वल टू R नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा इंटू 1/T माइनस 1/T नॉट। तो यहां पे हम जहां पे बात कर सकते हैं वेयर जो R है वो फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, आपका बीटा तो कोफिशिएंट है, ठीक है। और आर नॉट का अगर बात करें तो आर नॉट का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इनिशियल जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1050 ओम, है ना। कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 3140 के, ठीक है। हमें जो टी नॉट है ये आपका है इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में अगर चेंज करें तो 27 में हमें क्या करना पड़ता है 273 से हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये बन जाएगा हमारा
300 केल्विन, ठीक है। और जो T है ये हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, जो कि हमारा मेजर्ड टेम्परेचर है। यहां पे जो मेजर्ड टेम्परेचर है वो T है और हमें इसी T को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो है R इज इक्वल टू R नॉट e टू द पावर बीटा इंटू 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी नॉट, ठीक है। अगर हम लॉग दोनों साइड ले लें, लॉग बेस ई दोनों साइड ले लें, तो टेकिंग ln बोथ साइड्स, अगर ln हम दोनों साइड लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ln r इज इक्वल टू ln r नॉट या फिर इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसी को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T नॉट इज इक्वल टू R अपॉन R नॉट। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे जो लॉग लेते हैं दोनों साइड, अब देखते हैं वो क्या है। तो अगर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो लॉग बेस ई है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद ये बच जाएंगे बीटा इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T नॉट इज इक्वल टू ln R अपॉन R नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं ln R माइनस ln R नॉट। तो हम यहां पे सॉरी ये T1 नहीं है, ये सिंपल T है ना, ये सिंपल T है। तो यहां पे 1 अपॉन T माइनस 1 अपॉन T नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ln R माइनस ln R नॉट अपॉन बीटा, ठीक है। तो मुझे यहां पे निकालना क्या है 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी निकालने के लिए 1 अपॉन टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ln r माइनस ln r नॉट अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन टी नॉट, ठीक है। तो अब यहां पे हम 1 अपॉन टी का वैल्यू निकाल सकते हैं ln r, आर यानी फाइनल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, और फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था 2330 ओम, ठीक है। माइनस जो वैल्यू दिया हुआ था वो है ln 1050 अपॉन बीटा, और बीटा का वैल्यू दिया हुआ था 3140 प्लस 1 अपॉन टी नॉट का वैल्यू केल्विन में अभी हमने निकाला था 300, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो ln 2330 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.003587, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर T का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम T निकालते हैं तो इसे कर देंगे 1 अपॉन 0.003587, that will be equal to 278.78 डिग्री, नहीं सॉरी केल्विन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 278.78 केल्विन, है ना। और अगर इसे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 5.78 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा आंसर हो जाए। मॉड्यूल ऑन
measurement of temperature, and after completing this topic you will be able to explain the temperature measuring transducers and its types, and you will be able to determine the measured temperature in thermistor. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मिक्स करके एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होगा, ताकि उसे सॉल्व करने के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।